हेलो गाइस, मैं प्रवेश पाल सर आप सबका अपने विद्या करियर इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो पे क्या है कि वर्णमाला हिंदी के बारे में देखते हैं कि पहले आज हम बेसिक चीज़ें देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में होता क्या क्या है और क्या क्या चीज़ बताना है। ठीक, जैसे आप देख रहे हो कि हिंदी वर्णमाला पहला जो है आपको साथ में कि हिंदी वर्णमाला, और हिंदी वर्णमाला सबसे पहले जानते हो कहते किसे हैं, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि वर्ड क्या होता है हिंदी में, और वर्ड के आगे फिर देखेंगे आपको वर्ड की डिफिनेशन परिभाषा जो होती है। उसके बाद देखेंगे वर्ड की कितनी परिभाषा हम दे सकते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे वर्ड में परिभाषा के बाद देखेंगे सामान्य परिभाषा क्या होती है। जैसे देखना स्टार्ट करते हैं शुरू से कि कहते हैं कि अब देखिए वर्ड के बारे में, वर्ड की जब डिफिनेशन देखा जाएगा तो क्या कहते हैं कि वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके क्या ना सके, जिसका हम खंडन नहीं कर सकते हैं। क्या? जिसका खंडन नहीं कर सकते हैं या जिसका खंड नहीं कर सकते हैं। अब जो खंड ना करने की जब बात आती है भैया, तो खंड ना करने की बात आती है तो कौन से वर्ड हो जाएंगे? ऐसे वर्ड कौन से हैं कि जिसके हम खंड नहीं कर सकते हैं। आप देखो, अगर का है, मान लीजिए आपसे दे दिया पेपर में कि पूछ लिया भैया बताइए का कैसा वर्ड है, तो आपको देख करके यही बताना है का में पूरा का है क्योंकि हलंत नहीं है का में। अगर यहीं पे का में क्या हो जाए, हलंत हो जाए, का में हलंत हो जाए या हलंत लग जाए तो ये क्या है? आधा का। और अगर इसको देखा जाए तो यहां पे आप कर सकते हो कि क्या कर सकते हैं, आधा का है। अब आधा का में आ जोड़ सकते हैं। आधा का में जब हम आ जोड़ेंगे तब ये क्या पूरा बन जाएगा, हमारा पूरा का हो जाएगा। जब ये पूरा का हो गया तो यानी इसको, अब देखिए ये पूरा का हमारा हो गया। अब पूरा का होने का मतलब यही हो गया कि इसको पूर्ण कर रहा है। लेकिन ये क्या है परिभाषा कि उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। अब जिसके खंड नहीं किए जा सकते, परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? परिभाषा कि वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। ये परिभाषा जो है कामता प्रसाद गुरु के द्वारा दी गई थी, कामता प्रसाद गुरु। अब देखिए वर्ड की ही दूसरी डिफिनेशन क्या है कि वर्ड की दूसरी डिफिनेशन और किसके द्वारा? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के द्वारा किया दिया। किशोरीदास वाजपेयी ने वर्ड को क्या कहा है, तो वर्ड को यह देखने का मतलब हो जाएगा कि वर्ड वह छोटी से छोटी ध्वनि है। वर्ड वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय या सुनने का विषय है, और उसके बाद और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जो कान का विषय होगा और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकेंगे उसे क्या कहते हैं? उसे हम वर्ड कहते हैं, उसे वर्ड कहते हैं। उसे वर्ड कहते हैं। अब देखो परिभाषा किशोरीदास वाजपेयी। अब देखो ये बात आ गई, सेम कंडीशन दोनों में फॉलो होगी। वही चीज आधा का हो गया, मान लीजिए आधा चा हो गया, क्या आ जाएगा? छोटा आ। छोटा ऐसा वर्ड है जिसके खंड नहीं किया जा सकता। ठीक, कुछ भी मान लो, चा के बाद कुछ मान सकते हैं। खा मान लो, क्या हो जाए? खा में हलंत होना चाहिए। ठीक, अब आगे देखते हैं कि सामान्य परिभाषा। इसकी जो सामान्य परिभाषा है क्या कहते हैं कि ध्वनि, लिखने में थोड़ा टाइपिंग में क्या है कि ध्वनि, ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? ध्वनि का लिखित रूप वर्ड कहलाता है। अब भाषा की, अब देखो एक परिभाषा ये हो गई कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ड कहलाता है, और दूसरी क्या हो जाएगी? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। अब बात आएगी भाषा की, किसकी? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है भैया। क्या? ध्वनि होती है, किंतु रचना के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। अब देखो ये किसके? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। अगर पूछेगा रचना के आधार पर, किसके आधार पर? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, रचना के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना गया है? वर्ड को माना गया है। क्या माना गया है? वर्ड होती है। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। अब वही चीज कि रचना के आधार पर कौन से होते हैं? वर्ड होती है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहा जाता है?
ध्वनि को कहा जाता है। ठीक, और ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। अब देखो बात आती है कि ध्वनि किसे कहा जाता है। जब बात आएगी आपको ध्वनि समझने के लिए बात आती है। देखिए आपसे यहां बोला गया था कि ध्वनि किंतु रचना के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड है। अब देखो यहाँ पे ध्वनि उच्चरित मौखिक रूप, उच्चरित मतलब उच्चारण करते समय उच्चरित मौखिक रूप ध्वनि मुख से निकलती हुई हवा का वह स्फोट या वह उच्चारण जिसका उच्चारण करें, वह उच्चारण जिसके खंड नहीं किया जा सकते हैं। देखो वर्ड के भी खंड नहीं हो सकते हैं और ध्वनि के भी खंड नहीं हो सकते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। अब इसमें भी बात आ जाएगी किसकी बात? का, वो भी क्या? आधा का। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? चा हो जाएगा। उसके बाद चा में हलंत हो जाएगा। अब कुछ भी वर्ड ले लो, ता में हलंत, था ले लो, था में हलंत। उसके बाद क्या? छोटा आ जाएगा। लेकिन देखो छोटा, आपको एक चीज और बता दें कि जो छोटा होता है हमारा, अब देखो छोटा है, छोटा आ को जब लिया जाएगा तो इसमें कुछ नहीं, क्योंकि जानते हो किसी वर्ड में छोटा का अपना प्रभाव। अब मान लीजिए कहीं पर अगर आपको देखने को मिलेगा तो का है, अगर का लिखा गया है, अगर का संधि विच्छेद करते हो तो इतना जान लो का इसमें आपके छोटा छिपा है, छोटा छिपा। अगर छोटा की मात्रा नहीं है, बड़ा की मात्रा मिलती है आपको, तो बड़ा की मात्रा मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा? का पे आ की मात्रा, यानी किसकी मात्रा? बड़ा की मात्रा हो जाएगी। ठीक भैया, अब आगे देखते हैं। आपका ध्वनि हो गया। अब देखो अक्षर भी आता है कि ध्वनि और अक्षर, वर्णमाला के पढ़ने से पहले उसके बारे में देख लें, ध्वनि और अक्षर किसे कहते हैं। ये हो गया क्या आपका? अक्षर। अब देखो बात आती है कि अक्षर किसे कहा जाता है। देखो अक्षर की बात आई कि अक्षर किसे कहा जाता है। देखो ध्वनि, यहां पर भी ध्वनि। अब ध्वनि की बात आ गई कि ध्वनि या ध्वनि समूह का, ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण श्वसन के एक झटके में हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे अक्षर कहा जाता है। एक झटके में। अब कोई भी वर्ड अक्षर ले लो, अब मान लीजिए आपको कुछ भी बोला, छोटा, क्या हो गया? मतलब वही हो गया कि श्वसन के क्या हो जाए? एक झटके में जिसका हमको उच्चारण करते समय हमको उच्चारण करने को मिल जाए, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। ठीक, अब आ जाते हैं कि वर्णमाला के बारे में देखते हैं कुछ। अब आपका हो गया क्या? वर्ड, ध्वनि और अक्षर, तीन चीज के बारे में देखिए। पहला क्या हो गया था? वर्ड, और दूसरा ध्वनि, और तीसरा क्या हो गया था? अक्षर। ये तीनों हो गया। अब इसी के बारे में जितना वर्णमाला का पूरा बेस है, इसी पे आपको क्लियर होगा कि अगर आप वर्ड के बारे में अच्छे से जानेंगे और ध्वनि के बारे में अच्छे से जानेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा? अक्षर के बारे में आप अच्छे से जानेंगे तो समझ लीजिए पूरा वर्णमाला का आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अब वर्णमाला, देखो वर्णमाला अगर हम वर्णमाला का खंड करें, क्या खंड कर लें? वर्ड पहला हो जाता है, क्या हो जाता है? अगर इसको करा जाए क्या हो जाता है? वर्ड धन माला। अब दोनों को अगर मिलाया जाएगा तो क्या बन जाएगा? वर्णमाला आपका बन जाएगा। ठीक, जब दोनों को मिलाया जाएगा तो आपका बन जाएगा वर्णमाला। अब देखिए माला का मतलब क्या होता है? माला का मतलब होता है कि किसी पंक्ति, अगर कोई पंक्ति है, देखिए माला का अर्थ आप देख लो, ये माला हो गया, ये क्या हो जाएगा? पंक्ति। अगर कोई पंक्ति होती है, पंक्ति में लोग होते हैं, उसी को माला कहा जाता है। अब पंक्ति हो गया, पंक्ति में लोग हो गए तो उसी को क्या कहा जाता है? माला। अब देखो पंक्ति हो गया या क्या कहा जा सकता है? समूह भी कहा जा सकता है। क्या? समूह। क्या? समूह। अब वर्ड धन माला, माला हो गया, माला का अर्थ आपको निकल जाएगा पंक्तियां समूह हो गया। ठीक, पंक्तियां समूह हो गया। अब देखो, अब वर्णमाला की परिभाषा, वर्णमाला की डिफिनेशन जो होती है, कई डिफिनेशन होती है, लेकिन जो सटीक डिफिनेशन जिसे कहा जाता है कि जिसका हमको पढ़ने या लिखने में अच्छे से अच्छे समझ में आए, अच्छे से अच्छा समझ में आने का मतलब हो गया कि इसको कितना साल्ट कर डालो। अब देखो कह रहा है कि परिभाषा निश्चित क्रम में, क्या वर्णमाला की बात कर रहा है, जब वर्णमाला को कह रहा है कि निश्चित क्रम में व्यवस्थित, आप निश्चित क्रम में हो जाएगा और उसको व्यवस्थित ढंग से करेंगे। वही कह रहा है कि निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों को, लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों को वर्णमाला कहलाता है, वर्णमाला कहा जाता है। ठीक, या वर्णमाला कहलाता
है। संपूर्ण, जैसे मान लीजिए आ दिया गया है आपको, छोटा मतलब निश्चित क्रम से व्यवस्थित, छोटा के बाद ये न लिख दो, क्या लिख दो, आ लिख दो, ई लिख दिया, उसके बाद फिर बड़ा। ये आपका वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम नहीं हुआ कि छोटा के बाद छोटी, फिर बड़ा लिख दो, फिर छोटा लिख दो, तो ये व्यवस्थित क्रम नहीं हुआ। आपको व्यवस्थित क्रम का मतलब ये होता है भैया कि व्यवस्थित क्रम बोलेगा तो उसको छोटा के साथ बड़ा आ आना चाहिए, छोटा है तो बड़ा, छोटा है तो बड़ा, और बड़ा के बाद आप जानते हो क्या आता है, छोटी, छोटी के बाद आता है बड़ी। तो यानी कहने का मतलब वही हो गया कि छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ा। इसी तरह जब आएंगे तो वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम कहलाएगा। वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम तभी कहलाएगा जब इस तरह से आएंगे। अगर बात आती है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 यानी 52 होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। अब देखो, आपको पता हुआ कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। ठीक, अब बात आती है कि पहला पॉइंट तो आपका हो गया कि हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। आप जानते हो कि हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका हो जाता है स्वर और दूसरा हो जाता है व्यंजन। देखिए, पहला क्या हो जाता है, स्वर हो जाता है, और दूसरा हो जाता है व्यंजन। तो आज हमको किसके बारे में चर्चा करनी है, ये तो हम देख लिए वर्णमाला के बारे में क्या कहा जाता है, और इसको भी देख लिए कि ध्वनि, वर्ण, अक्षर। अब आते हैं स्वर पे। स्वर की बात जब आती है तो देखते हैं स्वर किसे कहा जाता है। तो स्वर की डिफिनेशन हमने लिखा है, उसको थोड़ा उस पर ध्यान करते हैं, उसके बाद स्वर के बारे में बहुत अधिक से अधिक जानकारी देते हैं। ठीक, अब देखिए आपके सामने है कि स्वर किसे कहा जाता है। आप जब स्वर की बात करोगे कि स्वर किसे कहा जाता है, तो देखते हैं कि वह ध्वनि, क्या, वह ध्वनि जिसका उच्चारण करते समय हवा बिना किसी बाधा के, बाधा का मतलब हो गया कि आपका कोई रोक टोक न करे, वही क्या होता है, बाधा होता है। ध्वनि जिसका उच्चारण करते समय हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर, कहां, मुख से बाहर निकलती है या निकल जाती है, निकल जाती है, अर्थात मुखांग स्पर्श नहीं करती, यानी मुखांग जो है बाधा नहीं करता, उसी को क्या, तथा क्या हो जाए। देखो, आप कहते हो, जो आप डिफिनेशन ये लिखते हो कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, क्या हो जाता है कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं या बोले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। यह डिफिनेशन आप सबकी है। लेकिन इसी में देखो कह रहा है कि वह ध्वनि चिन्ह जिसका उच्चारण करते समय हवा क्या बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है, अर्थात क्या, मुखांग स्पर्श नहीं करती है, उसी को क्या कहा जाता है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है। यह डिफिनेशन यहां से अलग है, उसी को क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। आप जानते हो कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वरों की जब संख्या की बात आएगी, स्वर कितने होते हैं तो देखते हैं। अब चलिए, ये आपका हो गया। अब देखो, हम बात करते हैं कि स्वर के बारे में बात करते हैं कि स्वर, अगर देखा जाए, अभी तो पूछ रहा है कि स्वर के कुल स्वर कितने होते हैं। स्वरों की जो स्वर होते हैं टोटल आपके आते हैं क्या, 13 हो जाते हैं। अब देखते हैं 13 में कौन कौन से स्वर जो है हमारे आते हैं। अब 13 में आने का मतलब हो गया कि कितने स्वर हैं 13 के। तो आप आज यहीं तक देखेंगे स्वर कितने होते हैं 13 के। देखो, अब जब स्वर की बात आ गई तो स्वर पे चर्चा कर लेते हैं। आपको होते हैं 13 जब हो गए तो 13 हो गए, तो आगे देखते हैं इसमें कि 13 पे, अब देखो 13 स्वर। अब स्वरों के बारे में देखते हैं तो 13 स्वर होते हैं टोटल। तो इसके बारे में ये देखना है कि पहला क्या होता है आपका, कि स्वर के भी भेद होते हैं, स्वर के भी भाग होते हैं। अब स्वर को पूछ लेता है स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के होते हैं आपके, जानते हो कितने होते हैं टोटल, 3 होते हैं। 3 कौन कौन से, देखो पहले 2 होते हैं, क्या क्या होते हैं आपके, मूल स्वर,
मूल स्वर। अब देखो मूल स्वर हो गए, या इसको लघु स्वर कह सकते हो, या इसे कह सकते हो क्या, लघु या हरस स्वर। ये आपके हो गए हरस। देखो आपके हरस स्वर हो गए, मूल स्वर हो गए, लघु स्वर। इन सबको तीनों को एक ही नाम से जाना जाता है। ठीक, इन तीनों को एक ही नाम से जाना जाता है। और ये तीनों होते कौन कौन से, आप देखोगे तो छोटा, क्या, छोटा, छोटा के साथ छोटी आपका आ जाएगा। छोटा के साथ क्या हो जाएगा आपका, छोटी। उसके बाद छोटी के बाद आ जाएगा आपका छोटा ऊ, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, और उसके साथ हो जाएंगे आपके री। टोटल संख्या कितनी होगी भैया, टोटल हो गई आपकी संख्या 4 हो गई। अब देखो ये टोटल संख्या 4 हो गई, तो इसके देखते हैं। अब ये पहला हो गया आपका, क्या हो गया, ये हमारा जो हो गया पहला हो गया। अब पहला आप देख लिए, पहला कितने होते हैं आपके, पहला जो होते हैं 4 होते हैं। अब देखो दूसरा आता है दीर्घ स्वर, क्या, दीर्घ स्वर। जो दीर्घ स्वर होते हैं, अब दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, दीर्घ स्वर की संख्या होती है, अब आ जाते हैं 3, बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ। बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ। तीन हो गए। अब देखो 3 और एक होता है पुलुप्त स्वर, जिसे कहा जाता है पुलुप्त स्वर होता है एक, आप जानते हो ओम लिखा जाता है, क्या, ओम। मतलब अब देखो ये आप आज इतना जान ले कि ये क्या ये होते हैं आपके। और दीर्घ स्वर में आप जानो, आपके दीर्घ स्वर में ही संयुक्त स्वर आते हैं। कौन होते हैं, ए, आए, ओ और आओ। अगर पूछेगा दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, टोटल होती है 7 भैया। ठीक, 7। अब देख लिए ये आपके होते हैं यही। ठीक, बस आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में मिलते हैं आपके सबके साथ।